हेलो एवरीवन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बी को इधर ले आते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। और हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट कर देता हूँ, माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां से आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मुझे एंगल बताना है, दैट इज कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए डॉट बी हमारा क्या आया, बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बी, तो बी से ये बी कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स बी बाय ए। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन हॉरिजेंटल, टू टू पार्टिकल्स two particles are thrown horizontal. Two particles are thrown horizontal in opposite direction in opposite direction opposite direction with velocity 4 meter per second, with velocity 4 meter per second and 9 meter per second, 9 meter per second under gravity, under under gravity। ठीक है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच find the time after which these two objects move perpendicular to each other, these two object moves perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये वेक्टर से कैसे सॉल्व होगा वो हम देखते हैं ना। क्या बोला है मैंने, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। दो पार्टिकल है जो कि हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अपोजिट फेंके गए अंडर ग्रेविटी। मुझे बताना है कितनी देर बाद वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करने लगेंगे। तो सपोज मैं दो बॉल ले लेता हूँ, पहले को यहाँ फेंकता हूँ, ठीक है, एंड दूसरे को इस अपोजिट डायरेक्शन बोला है, तो एक को इधर फेंक लिया, एक को इधर फेंक लिया ना। सपोज मैंने इसको 9 मीटर पर सेकंड से फेंका एंड इसको 4 मीटर पर सेकंड, है ना। गिवन है कि एक को 4 मीटर से फेंकना है, दूसरे को 9। ठीक है, अब अंडर ग्रेविटी फेंक रहे हैं, इसका मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, माइनस जी टी, है ना, माइनस जी टी। यहाँ पे इस पे भी लग रहा होगा माइनस जी टी। ठीक है, सपोज ये मेरा ए बॉल है, ये मेरी बी बॉल है, तो वेलोसिटी ऑफ, अब हमें फॉर्मूला पता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, तो अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए लिखना हो तो क्या लिखूंगा, u दैट इज 4 ऑफ माइनस आई कैप, है ना, तो माइनस 4 आई कैप, और ये क्या है, माइनस जी टी।
किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो है ना जी टी ग्रेविटी के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूं -4i माइनस जी टी, एंड ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, जे कैप। तो ये मेरा वेलोसिटी ऑन ए हो गया। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी ऑन बी लिख लेंगे। वेलोसिटी ऑन बी बॉल पे वेलोसिटी क्या होगा, u 9i कैप माइनस ऑफ जी टी जे कैप, ठीक है। तो ये मेरा दोनों का वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी। अब इसने क्या बोला कि कितने टाइम बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करने लगे। अगर दोनों बॉल को परपेंडिकुलर मूव कराना है, इसका मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, टू वेक्टर आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट आर जीरो, तो अगर मैं इसका और इसका डॉट जीरो करा दूं तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसका मतलब हमें कुछ नहीं कराना, v ऑफ ए वेक्टर डॉट v ऑफ बी वेक्टर को जीरो करा दो, दैट इज -4i कैप माइनस जी टी जे कैप का डॉट विथ रिस्पेक्ट टू 9i कैप माइनस जी टी जे कैप के साथ जीरो होना चाहिए। तो -4 इंटू आई वाला डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ इंटू जे वाले को जे के साथ इंटू, तो -4 इंटू -9 दैट इज -36 माइनस जी टी दैट इज प्लस जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया मेरा जी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो जी ऑफ टी इज इक्वल टू रूट अंडर 36। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई रूट 36 इज व्हाट 6 अपॉन में जी 10, ये मेरा आ गया टाइम 0 सेकेंड। मतलब 0.6 सेकेंड के बाद ये दोनों बॉल क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करने लगेंगे ना। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक बार देखते हैं, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन में फेंके गए। ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड 9 मीटर पर सेकंड अंडर ग्रेविटी। मुझे टाइम बताना था कि कितने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे ना। अब ये क्वेश्चन जो है वो सब हम लोग सोचेंगे कि यार ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, बट वेक्टर से सॉल्व कर दिया इसे हमने ना, कि ये ए को मैंने इस डायरेक्शन में लिया, बी बॉल 9 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर मैंने क्या किया, इस पे जीटी नीचे, इस पे भी जीटी नीचे। अब क्या किया, इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म लिख दिया, इसका वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। हमने कौन सा फॉर्मूला लगा काइनेमेटिक्स का, v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। तो v ऑन a कितना हो जाएगा 4 माइनस आई के डायरेक्शन में, इसलिए -4i कैप, gt माइनस जे के डायरेक्शन में, तो माइनस gt जे कैप। उसी तरह से b पे क्या हो जाएगा 9i कैप प्लस के डायरेक्शन में और gt जे के डायरेक्शन में, तो माइनस gt जे कैप। अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहे हैं तो उनका जो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए डॉट वेलोसिटी ऑफ बी को हमने जीरो करा दिया, हमारा टाइम आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बट एक बार और देखते हैं ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। देन आज हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, लास्ट में है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर देखेंगे इस लेक्चर में भी। देन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन उसके बाद वेक्टर और स्केलर को खत्म करेंगे ना। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है, स्केलर और या एंड वेक्टर कंपोनेंट है ना, वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट है ना, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट अगर निकालने के लिए बोले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो कैसे निकालेंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो पहले इस चीज को समझते हैं यार, है ना, छोटा सा है। ठीक है, कि अगर कोई ए वेक्टर है, सपोज मैंने कोई वेक्टर लिया सपोज, ठीक है, विथ बी वेक्टर एंड उसने थीटा एंगल बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या सपोज ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, और इस बी वेक्टर का अगर मुझे को कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो मैंने ये बताया था कि अगर जिसके साथ थीटा बने उसके साथ कॉस थीटा, तो इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। और अगर यही मैं बोलूं इसका वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, तो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा। मतलब इस बी वेक्टर को, मतलब मैं ये कह सकता हूं
कि जो ये बी वेक्टर है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इस बी वेक्टर को मैं कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। तो ये कंपोनेंट में ब्रेक करना आना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है उसके साथ साइन थीटा। तो अगर ये बी वेक्टर है, अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा, और इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा बी साइन थीटा। तो इस वेक्टर को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, और ए वेक्टर तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी, स्केलर 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 component of B in the direction of A vector is given by ठीक है, इसको याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में, इसी को हम प्रोजेक्शन भी बोल रहे थे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं नहीं मुझे स्केलर नहीं चाहिए भाई, मुझे तो वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर component of B in the direction of A vector is given by कैसे देंगे, A वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर, अब देखो यार डॉट प्रोडक्ट इज, ये क्यों स्केलर है ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। स्केलर क्यों है ये, स्केलर क्या होता है, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो बस। अब मुझे बताओ ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस ये भी स्केलर है, नीचे वाला भी स्केलर है, तो ये मेरा स्केलर कंपोनेंट। लेकिन वेक्टर कंपोनेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। तो वेक्टर कंपोनेंट अगर पूछे तो कुछ नहीं करना, स्केलर कंपोनेंट रहने देना है, दैट इज ए डॉट बी अपॉन में ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा। अब क्योंकि ये वेक्टर है इसका मतलब मुझे डायरेक्शन और ऐड करनी है, तो कुछ नहीं करना, ए कैप और ऐड कर दो, क्योंकि क्या बोला, इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। तो स्केलर कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जिस डायरेक्शन में पूछा उसका डायरेक्शन दे दो, दैट इज उसका यूनिट वेक्टर दे दो। तो वेक्टर कंपोनेंट कुछ नहीं है, स्केलर कंपोनेंट में एक डायरेक्शन और ऐड कर दो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस पेरो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये पूरा मेरा हो गया, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट। तो ये था सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, अगर यही चीज मैं बोलूं कार्ड में, उल्टा कर देते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी था ना, अब ए कर देते हैं, है ना। मैंने बोला इसी को प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, याद रखना ना, स्केलर कंपोनेंट ऑफ, मैं बोल दूं ए वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज ये कैसे देंगे, इज गिवन बाय, तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ए डॉट बी तो रहेगा ही रहेगा, अब जिसके डायरेक्शन में बोला है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, यहां तो कोई, अगर मैं इसी को बोल दूं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन, तो क्या करना है, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पे क्या और ऐड हो जाएगा, बी कैप और ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ में लिखेंगे, अगर इसी को मैंने बोला वेक्टर कंपोनेंट, है ना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज गिवन बाय, तो इसको कैसे देंगे, ये पूरा तो रहेगा ही रहेगा, स्केलर कंपोनेंट तो रहेगा है ना, ए डॉट बी अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैंने क्या बोला, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर मतलब क्या, और डायरेक्शन और ऐड कर दो, तो डायरेक्शन कैसे देते हैं, इनटू बी कैप,
बी कैप, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, है ना। ओके, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, देख लेते हैं वीडियो बन भी रही है या स्टॉप तो नहीं हो गई। हाँ, बन रही है, बन रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फाइंड फाइंड स्केलर एंड scalar and vector component of scalar and vector component of a vector in the direction direction of b vector और यहाँ पे हमें a वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप, इज इट जे कैप, नहीं जे कैप नहीं दिया हुआ है ना, ए वेक्टर देन इसका मैंने क्या किया डॉट कराया, अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ना, ये दिया है। और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज व्हाट आई कैप माइनस टू जे कैप, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक, पहला बोला स्केलर देन वेक्टर कंपोनेंट, तो हमने क्या बताया था, स्केलर कंपोनेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट ऑफ a vector in the direction of the direction of b वेक्टर पूछ रहा है, तो जिसके डायरेक्शन में पूछे डॉट प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में जिसके डायरेक्शन में पूछे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये तो बहुत आसान था यार। इसका इसके साथ डॉट कराना है तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कराते हैं, आई वाला आई के साथ इंटू दैट इज 1 इंटू 1 1 प्लस जे वाला जे के साथ इंटू तो 1 इंटू -2 दैट इज -2। ठीक है, और के वाला के साथ दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज +3 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 इट इज 3, एक 4 4 में से हो गया 2 अपॉन में रूट 14। तो ये मेरा स्केलर कंपोनेंट आ गया, क्योंकि स्केलर कंपोनेंट है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड आएगा। अब स्केलर कंपोनेंट आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वेक्टर निकालो इसका, वेक्टर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, स्केलर कंपोनेंट में जिस डायरेक्शन में पूछा है उसके यूनिट वेक्टर से इंटू कर दो। तो क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बोला है, तो कुछ नहीं, जो स्केलर कंपोनेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, दैट इज 2/14 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, 2/√14 तो रहेगा ही रहेगा। उसमें इंटू क्या कर देना है, उसमें इंटू कर देना है जिस डायरेक्शन में बोला है उसका डायरेक्शन, दैट इज बी कैप। ठीक है, तो 2 अपॉन में √14, बी कैप इज नथिंग बट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में √14 इंटू बी वेक्टर व्हाट आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी निकाला √14, तो ये आ जाएगा √14 इज 14 और ये 2 से कट गया तो 1/7 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो देखो ये वेक्टर कंपोनेंट है इसलिए ये मैग्नीट्यूड भी आएगा इसका और इसका डायरेक्शन भी है ना, तो ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन होप सबको समझ आ गया होगा। हम थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक है, जब तक ले वीडियो पॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहीं, कुछ थ्योरी है थोड़ी सी छोटी मोटी, ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको लिखेंगे ना, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें गिवन है, आर गिवन, देन a vector
a vector perpendicular to a vector and b vector will be represented by कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चीज मैंने बताई थी क्या, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मेरे से बोला जाए कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो, तो कुछ नहीं करना, उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। अगर दो वेक्टर का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इसका मतलब ये जो सी वेक्टर आ रहा है, ए और बी का जो क्रॉस करके आ रहा है सी वेक्टर, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हियर 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 सी वेक्टर जो आया है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला कि सी का डॉट ए के साथ 0 आएगा एंड सी का डॉट बी के साथ 0 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और पूछा जाए कि भाई एक ऐसा वेक्टर निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कुछ नहीं करना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। इसका मतलब ए वेक्टर मान लो मेरा ये है ना, बी वेक्टर मान लो मेरा ये है, तो सी वेक्टर कुछ नहीं होगा, ये होगा। तो देखो सी वेक्टर क्या है, ए के भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर क्या है, बी के भी परपेंडिकुलर है ना, दिस इज आवर सी वेक्टर। और अगर सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। बाकी ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, फिर से मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या बोला था मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए के। तो क्या होता है फिर, बराबर नहीं होता, तो बराबर नहीं होता तो माइनस टाइम्स होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है, ओके। दूसरा, बट मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर मैंने ये बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड बराबर होता है बट डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, देन हम चलेंगे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पे, एंड देन इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में खाली क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा पहले ना, इफ इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap minus 3j cap, 2i cap minus 3j cap, 2i cap minus 3j cap, find the angle with, find the angle, find the angle with positive and negative axis, positive with positive and negative x axis। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या बोला, आर वेक्टर दिया, मुझे एंगल निकालना है विद पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहले मैं इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। आर वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप है ना, 2i कैप माइनस 3j कैप, ओके। तो सपोज थोड़ी देर के लिए ये कुछ आर वेक्टर का वो आया है ना, 2i कैप, वैसे ये नहीं आएगा, ठीक है, वेट है ना, 2i कैप मतलब x2 और y माइनस 3, x2 और y माइनस 3 मतलब x2 ये रहा, y माइनस 3 सपोज ये रहा, तो ये पॉइंट जो होगा वो कहीं यहाँ पे आ रहा है ना, ये मेरा पॉइंट होगा x2 y माइनस 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर वेक्टर मेरा ये है, दिस इज आवर आर वेक्टर। अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में इसने बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालना। तो पहले मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लेता हूँ, दैट इज थीटा, सपोज ये निकालने के लिए बोल रहे हैं, ओके। ये 2 है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहां से लेकर यहां तक ये दूरी 2 है और ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है। इससे मुझे ये पता चल रहा है टेन थीटा, इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगाता हूँ, टेन थीटा इज व्हाट, p बाय b, दैट इज 3/2। ये तो सॉल्व हो गया, थीटा विथ पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस के आ गया टेन इनवर्स 3/2, टेन इनवर्स 3/2, ओके। अब इसने ये भी बोला है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये भी निकालना है,
तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना होगा भाई, ये पूरा 180 डिग्री है ना, तो अगर आपने पॉजिटिव से निकाल लिया थीटा, ये बचा हुआ क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो हम क्या बोलेंगे विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ एंड, ट्रायंगल लॉ हमने देख लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर देखेंगे और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, ठीक है। तो पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ, अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, if two vectors are represented by if two vectors are represented by the two side of the triangle, the two sides of the triangle, two sides of the triangle, two sides of the triangle, then the third side, then the third, then the, ठीक है, then the third side, then the third side represents its, that third side represent its resultant taking it in opposite sense of rotation, ये important है, taking it in opposite sense of rotation, this line is very important है ना, taking in opposite sense of rotation है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। क्या बोला है मैंने, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर एंड इस तरह से रिप्रेजेंट किया बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड, ये जो तीसरा साइड है वो उसका इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, बट कैसे, जो तीसरा साइड है उसको लेना है टेकिंग इट इन अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन मतलब देखो भाई ये चल रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो तीसरा है उसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेना है, मतलब ऐसे लेना होगा मुझे, तो ये जो रिजल्टेंट है सी वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट, वो अपोजिट सेंस में लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्लॉकवाइज लिए, देन जो अपोजिट सेंस में लिया दैट इज यहां से यहां तक, दैट इज आवर सी वेक्टर, वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, अगर अपोजिट सेंस में ले रहे हो तो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये था पहला प्रॉपर्टी। दूसरा लेते हैं, अगर इसी चीज को अगर मैं इफ द, ठीक है, इसको लिखना है इफ द three sides of a triangle, if the three side of a triangle are represented by are represented by three vectors in the same sense of rotation, in the same sense of rotation, then the vector sum of the side should be always 0, then the vector sum of sides should be 0। ये तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोला है कि अगर तीनों साइड को सेम ऑर्डर में ले लिया, मतलब मैंने ए वेक्टर भी ऐसे ही ले लिया, बी ऐसे ले लिया
एंड सी को भी ऐसे ले लिया ना, ए बी सी। तो इन तीनों का सम सेम सेम सेंस में लिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। या तो मैं ऐसे ले लूं, ए वेक्टर ऐसे ले रहा हूं, है ना, देन बी वेक्टर ऐसे ले रहा हूं और सी वेक्टर में ऐसे ले रहा हूं। तो इस कंडीशन में भी ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। चाहे मैं क्लॉकवाइज लूं चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर तीनों वेक्टर का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो तीनों का सम 0 होगा। वो कैसे प्रूफ हुआ, वो यहां से प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ए का ये सेंस है क्लॉकवाइज, ए और बी का, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, दैट इज आर। तो इसका मतलब ये जो सी है ये कुछ नहीं है, ये माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पॉइंट था, इसको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड देन इस लेक्चर को खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये तो था ट्रायंगल लॉ। ठीक, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, तो इसमें लिखेंगे इफ टू वेक्टर्स आर representing the two sides of parallelogram, then its diagonal will be the resultant, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर दो वेक्टर, है ना, ये पैरेललोग्राम है मेरा, है ना, ये इस तरह से ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम का दूसरा साइड बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, या ऐसे ले लो, ए पी क्यू ले लेते हैं, पी वेक्टर है क्यू वेक्टर है ना, ऐसे कुछ भी लो, फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर दो साइड है पैरेललोग्राम के, तो इसका जो डायगोनल आएगा, डायगोनल पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं ना, और बड़ा कर ली इसको। ठीक है, ठीक, तो ये जो डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट यू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज पे आते हैं, यहां से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से कुछ निकालते हैं। सपोज ये रिजल्टेंट P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और मैं कहता हूं कि P और Q के बीच में, P और Q के बीच में थीटा एंगल है, मतलब ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर है। और यहां मैं बोलता हूं सपोज यहां पे दो चीज लेना है, ये दो चीज गिवन है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज थीटा, और दूसरा मैं ये कह रहा हूं एंगल जो है बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड P के साथ इज अल्फा। ये दो कंडीशन दे दी, तो इसी डायग्राम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये Q वेक्टर है, तो अगर ये Q वेक्टर है तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, Q वेक्टर ही बोलूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको एक्सटेंड करके ये 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है, ये रिजल्टेंट निकालना है ना। तो अब देखो ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये पूरा है ना, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये ओ सपोज। तो यहाँ पे बी डी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्यों, क्योंकि मैंने 90 डिग्री खींची है, ये क्यू होगा, क्योंकि अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान देना ये पी वेक्टर है पूरा, है ना, और मैंने क्या बोला, P और Q के बीच में एंगल थीटा है, तो अगर ये P है और ये Q है तो इसके बीच में अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये P जा रहा है और ये Q है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BOD, BOD, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना है हमें कि भाई
ये क्यू है, और अभी मैंने पीछे बताया था जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा। इसका मतलब इस क्यू वेक्टर को अगर मुझे कंपोनेंट में तोड़ना है तो मैं क्या बोलूंगा यार, इस क्यू वेक्टर का सीओ दैट इज ये जो होगा वो क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा। मेरा क्यू और थीटा सेम ही लग रहा है, कोई नहीं है ना, क्यू के ऊपर वेक्टर बना लेंगे, क्यू कॉस थीटा। ठीक, और ये जो होगा 90 वाला, मैंने क्या बोला था, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन थीटा। इसका मतलब ये 90 वाला जो होगा वाई डायरेक्शन में, ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्यू कॉस थीटा क्यू साइन थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल में मुझे इस पूरे की लेंथ पता चल गई, ये पता चल गया, तो आर वेक्टर नहीं आ जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर दैट इज ये पूरा इज इक्वल टू बीओ का स्क्वायर, बीओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। और बीडी क्या है हमारा, आर वेक्टर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बीओ का स्क्वायर। अब बीओ निकालना, बीओ इज नथिंग बट पी वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा। ये नहीं बोल सकता मैं, पी प्लस क्यू वेक्टर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस ओडी इज व्हाट, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज पी वेक्टर का स्क्वायर इज मॉड पी का स्क्वायर, तो पी उसका मैं मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पी स्क्वायर, और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू मान लेता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2pq cos थीटा, एंड ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको पकड़ो थोड़ी देर के लिए ना, इन दोनों में से देखो क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2pq cos थीटा। ये हो गया 1, तो बचा क्या मेरा, बचा मेरा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, इसको रट्टा मार लेना भाई, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रूफ भी याद होना चाहिए एंड ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी। ठीक है, ठीक। और कई बार क्वेश्चन ऐसा देता है कि रिजल्टेंट जो है पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इस तरह से फंसाएगा, इसलिए एक और फॉर्मूला याद करना है। इसी ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल ओनली, अगर हम टेन अल्फा निकाले, ध्यान देना टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाय बी दैट इज ओडी बाय बीओ, ओडी बाय बीओ। ओडी क्या है, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन में बीओ क्या है, पी प्लस क्यू साइन थीटा, पी प्लस क्यू साइन थीटा। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू साइन थीटा। तो ये प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको रट्टा लगा लेना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन उसका डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर लिया, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, फिर हमने ये दोनों एजम्पशन लिए कि सपोज पी और क्यू के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, दैट इज ये पूरा थीटा है, तो ये अगर ये पूरा थीटा है तो ये पूरा भी थीटा होगा ना पैरेललोग्राम में, ये पी वेक्टर है, यही क्यू वेक्टर, ये अगर क्यू है तो ये भी क्यू होगा, ये पी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू और पी के बीच में एंगल थीटा। अब इस क्यू वेक्टर का मुझे कंपोनेंट तोड़ना है, तो ये जो होगा, मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री में एक्सटेंड कर लिया, इसको 90 डिग्री। अब मैंने बताया था कि क्यू अगर कोई वेक्टर जिसके साथ थीटा बना है उसके साथ उसका कंपोनेंट कॉस थीटा आता है, और उसके परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा आता है। इसका मतलब ये अगर क्यू वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। इस पूरे ट्रायंगल को पकड़ लिया हमने, इस पूरे ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू बीओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। बीओ मुझे पता है, यहां से यहां तक पी वेक्टर और यहां से यहां तक क्यू कॉस थीटा, ये है क्यू साइन थीटा, ये लगा दिया तो मेरा आर आ गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि रिजल्टेंट अगर किसी एक वेक्टर के साथ अल्फा बना रहा है तो हम टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा पी बाय बी, तो पी ये प्लस बाय बी दैट इज क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू साइन थीटा, पी प्लस क्यू साइन थीटा। कुछ गलत तो नहीं गया, हाँ गलत हो गया, पी प्लस क्यू यहाँ पे आएगा कॉस थीटा नॉट साइन थीटा ना, पी प्लस कॉस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, आर और टेन अल्फा इज व्हाट, ओडी बाय बीओ दैट इज क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन, हम इस पे देखेंगे एंड देन इस लेक्चर को खत्म करते हैं इसका ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पे एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख के
नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल देखेंगे, तो ये हम वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, बट एक क्वेश्चन के साथ। ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि बंद तो नहीं हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ खुद से। हाँ, चल रही है, चल रही है। ठीक है, तो देयर आर टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देयर आर two vector having same magnitude if resultant of these two vector if resultant of these two vector if resultant of these two vector are root 3 times of the magnitude of either of the vector, find the angle between A and B. Either of the vector, then find the angle between A and B, है ना, जो भी है दो वेक्टर को मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर बोलता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये दिया हुआ है पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है if resultant of these two vector are root 3 times of magnitude of either of the vector. ओके, इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बराबर है रूट 3 टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर। या तो मैं ऐसा बोल दूं या तो मैं रूट 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बोल सकता हूं, ऐसा कुछ है ना। ठीक है, ये दे रखा है। अब कह रहे हैं रूट 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं ये मानता हूं, इसका मैग्नीट्यूड बी मानता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन, तो मुझे थीटा निकालना है। ए और बी के बीच में एंगल मान लो थीटा है, तो ये थीटा क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अभी हमने देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ आर जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर, या तो मैं ऐसे बोल दूं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी cos थीटा। बाद में स्क्वायर करना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। और आर क्या दिया है, रूट 3 टाइम्स ऑफ ए लिखूं चाहे बी लिखूं, तो रूट 3 टाइम्स ऑफ ए लिख लेता हूं इज इक्वल टू ए को ए ही रहने दो प्लस बी स्क्वायर, बी को मैं ए लिख सकता हूं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बी मान रहा हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए मान रहा हूं, तो बी का स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा है ना। तो यहाँ पे ए वेक्टर इज ए, बी को भी फिर यहाँ पे भी ए लेते हैं, तो 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा ना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सब में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आया, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से भी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा 3, ए स्क्वायर से सारे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से आया कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 इट इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है थीटा। साइन 30 हाफ होता है, लेकिन कॉस 60 डिग्री पे हाफ होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से, जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, ओके, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे एंड देन इस वेक्टर वाले चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।